शाह साहब, आप ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे सिंध के। आपने और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है 2013 के मुकाबले में, 18 में अच्छा परफॉर्म किया, 24 में उससे भी बेहतर परफॉर्म किया। आप ही चीफ मिनिस्टर होंगे सिंध में जब पीपल्स पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ये तो मैं पहले ही मैंने क्लेम किया था और अच्छा आपने अभी मेरे से सवाल कर लिया। मैंने सबसे यही कहा था कि 9 तारीख को मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं ये क्लेम कर रहा था कि 2008 से 13 हमने बेहतर किया, 13 से 18 बेहतर किया, और 24 उससे भी बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि और इस सिंध की आवाम ने हमें वोट देके मेरी बात की दुरुस्त की। बाकी जहाँ तक चीफ मिनिस्टर होने का सवाल है, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कैंडिडेट नहीं होता है। हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, कोई भी कैंडिडेट नहीं है। लीडरशिप, और मैंने ये कई बार कहा था, इस वक्त हमारे 84 मेंबर्स इलेक्टेड हैं रिजर्व सीट्स के बाद, और हमारे तकरीबन 112 113 हो जाएंगे मेंबर्स। 112 113 मेंबर्स में से, और मैं पहले 120 क्लेम कर रहा था, 5-6 कम हो गए, चलें उसको एक तरफ रखते हैं। 112 113 मेंबर्स में हर एक मेंबर हमारे एक ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, काबिलियत भी रखता है और पार्टी का मिशन लेके आगे जा सकता है। अच्छा मुराद साहब, आपने कहा सरप्राइज आपको हुआ है, एमक्यूएम यहाँ से इतनी नशिस्तें जीत गई। कुछ सरप्राइज हमने कराची की और नशिस्तों पर भी जीते, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से हैं, तो उसी से हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे एरिया 241 है, वहाँ से मिर्जा इख्तियार बेग साहब जीते, जो माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े इलेक्शन। अब उन्होंने टोटल वोट लिया है 52,000 NA 241 में, लेकिन उसके नीचे जो सूबाई असेंबलियां जो 2 हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का कुल वोट बनता है 26,000, यानी कि मिर्जा इख्तियार बेग ने पीपल्स पार्टी के टिकट पे डबल वोट ले लिया। जो हारे हैं खुर्रम जमान साहब, जो कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, उनके 48,000 48,000 वोट ऊपर है कौमी असेंबली में, और जो 2 नीचे सूबाई असेंबलियां हैं, वहां वोट उनको 74,000 पड़ा है पीटीआई के कैंडिडेट्स को। ये कैसे इतना बड़ा फर्क हो सकता है? आप खुद इलेक्शन लड़ते रहे, जरा इस पे आपकी क्या राय होगी? मैं देखिए, 2 चीजें इसमें हैं। ऑब्वियसली इसको देखना पड़ेगा, लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग पहले भी इलेक्शन लड़े हैं कराची से। गालिबन 2008 में खुशबक शुजात साहिबा थी, और मिर्जा इख्तियार बेग ने 80,000 से ऊपर वोट उठाए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और जो भी उठाए थे, और खुशबक शुजात बहुत थोड़ी मार्जिन से जीती थी। तो मिर्जा इख्तियार बेग यहाँ रहते हैं, कराची की सियासत करते रहे हैं, और वो खास तौर पे डिफेंस और इन इलाकों में एक्टिव है। तो दे माइट बी रीजन, अगेन एनालाइज आप कर सकते हैं, आपने किया है ये, और ये लोग जरूर सवाल उठाएंगे। जो आप एनालाइज की बात करें, क्योंकि शिकवा ये आ रहा है, और ये कराची के हवाले से भी है और ऑल ओवर पाकिस्तान के, इस वक्त कुछ जो इल्जामात लग रहे हैं, और उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से भी काफी ज्यादा है, वो ये है कि फॉर्म 47 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मुताबिकत नहीं रखते उन नतायज से जो कि फॉर्म 45 के जरिए सामने आ रहे हैं। और इल्जाम ये लग रहा है कि बस फॉर्म 47 छाप दिया गया है, उस पर बस रिजल्ट पेश कर दिया गया है, और जो 45 फॉर्म है जिससे कैलकुलेट होकर वो फॉर्म बनना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। इस किस्म के अगर इल्जामात लग रहे हैं तो ये बड़े संगीन है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन यकीनन होनी चाहिए। लेकिन इस तरह तो फिर एक ये रवायत पड़ जाएगी कि कुछ भी हो, नीचे फॉर्म 47 अपनी मर्जी का छाप दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको लग रहा है इस तरह का कोई काम हुआ है या पॉसिबिलिटी है इसकी, और क्या होना चाहिए फिर सवाल? देखिए, अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कराची का एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूँ। मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशंस थी, और मेरे पास 169 फॉर्म 45 अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और वो तकरीबन टैली करते हैं जो फाइनल रिजल्ट दिया है। शायद 10-15 वोटों का फर्क है, वो खैर कहीं एरर हो सकता है। आज कंसोलिडेशन होनी है, मेरा इलेक्शन एजेंट उधर बैठा है, और वो कंसोलिडेशन के बाद वो डिफरेंस भी 10-15 वोटों का दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे भी, यानी कराची या पूरे मुल्क में ऐसे ही होना चाहिए। फॉर्म 45 जो फॉर्म 47 फॉर्म 45 से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर ऐसा कहीं नहीं हुआ है तो वो एवेन्यूज कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं कि वो जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो जा सकते हैं ट्राइब्यूनल्स में, तो वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और मैं यही कहूंगा कि उन कैंडिडेट्स को वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए। सही। अब ये बताइएगा, क्योंकि आपने ये भी कहा हमारे पास ऑप्शन तो ये भी ओपन है कि हम ऑपोजिशन में बैठे। अब कल हमारा यहाँ पूरा पैनल मौजूद था, और सबने ये तकरीरें भी सुनी है बिलावल साहब की इलेक्शन के दौरान, और जो इंटरव्यूज भी थे उसमें बाकायदा वो नाखुश नजर आए उस पीडीएम के कोalition से कि उसमें इख्तियारात भी नहीं होते। फिर बहुत सारे जो फैसले आप लोगों ने कहा, माशी फैसले इसहाक डार साहब ने किए, उसको नहीं सपोर्ट किया जा सकता। बिलावल साहब ये भी कह चुके हैं कि मुल्क में कोई भी वजीर खजाना हो, इसहाक डार नहीं होने चाहिए। अब ये उनकी एक राय रही है, तो इसको कैसे बदलेंगे? और आपको लगता है कि अगर ये एक कोalition बन भी जाती है, क्या वो इतनी एक मजबूत हुकूमत होगी कि मुल्क को इन संगीन मसाइल से निकाल सके?
सबसे पहले तो बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था, और हमने भी कहा कि वो सारी मिनिस्ट्रीज जो PMLN ने अपने पास रखी थी, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे प्लानिंग की मिनिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मुल्क को मजीद इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद ख़राब हुई, और हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वो भी ख़राब हुई। बाकी जो पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्रीज थी, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए मैंने एक रिसेंटली मिफ्ता इस्माइल साहब का पॉडकास्ट सुना था, और ही वॉज सो अप्रिशिएटिव, वो हमारे मुखालिफ हैं, वो अप्रिशिएटिव ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से जो पास्ट में उनसे बेहतर काम उन्होंने किया, और जब एक और शख्स का नाम लिया गया जो कि बड़े सीनियर मंजे हुए सियासतदान है, आजकल थोड़ी तकलीफ में, तो उन्होंने कहा ओ जी देयर इज नो कंपैरिजन। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो क्रिटिसिज्म थी ऑन दी PMLN मिनिस्ट्रीज वो बड़ी वैलिड थी, और इसी वजह हमें बड़ा सोच समझ के, आई एम श्योर दी CEC विल हैव ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड जब वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इट इज नथिंग कि ऐसा नहीं है कि जी नो ब्रेनर है कि हम बस कल को ज्वाइन कर लेंगे एक कोलिशन विद PMLN। हमें बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो वो हम करें। और एज अ चीफ मिनिस्टर आपने को दोनों से के साथ ही काम करने का मौका मिला, दोनों वज़ीर आज़म के साथ ज़ाहिर मुख्तलिफ मीटिंग्स में। तो इमरान खान साहब के तकरीबन 4.25 साल, फिर इसके बाद तकरीबन 1.25 साल शहबाज शरीफ साहब का, उन दोनों को आप कैसे रेट करते हैं चीफ मिनिस्टर जब आपने देखा उन्हें? देखिए, मैं अभी इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी तकलीफ में, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके लिए, लेकिन पूरे 1.5 साल में, सॉरी 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान साहब ये कराची भी जब आते थे तो मुझे बुलाते भी नहीं थे। मैं जब उनको रिसीव करना चाहता था एयरपोर्ट पे तो वो भी अलाउ नहीं करते थे, वो लिस्ट भेजते थे कि जी फलाना फलाना आएगा, जबकि मैं फॉलो करना चाह रहा था जो हमारी आई थिंक इट्स कॉल्ड द ब्लू बुक और समथिंग जो प्रोटोकॉल की होती है। इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 साल मुझे कभी अवेलेबल नहीं रहे, और 1-2 बार तो हमने जब फोन पे बात की तो गर्मा गर्मी में फोन रख दिए गए हैं। ऑन दी कॉन्ट्री शहबाज शरीफ साहब को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि वो सुनते थे, और उन्होंने फ्लड के दौरान भी सूबा सिंध के काफी दौरे किए। जब 2020 में फ्लड आया था तो इमरान खान साहब आए ही नहीं थे सिंध, और ये क्रेडिट मैं जरूर दूंगा कि वो साथ रख के चलना चाहते थे। ग्रीवेंसेस हमारी भी बहुत थे शहबाज शरीफ साहब से भी, और खास तौर पे जब आखिरी बजट अनाउंस हो रहा था तो हमें काफी एक स्ट्रिक्ट पोस्चर इस्तेमाल करना पड़ा था, और कि जी जिसकी वजह से फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स इनके लिए लिए। बाकी मतलब इमरान खान साहब को मैंने कहा वो ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि वो खुद अपनी तकलीफ में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इमरान खान साहब इस काबिल भी हैं कि किसी गवर्नमेंट को चला सके, इसलिए कि उनके पास अपना ईगो जो है वो सबसे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ मौजूद थे।